नमस्कार। आज हम भारत की एक ऐसी खूबी पर बात कर रहे हैं जिसमें जबरदस्त ताकत है, पर वो एक चुनौती भी बन सकती है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं देश की विशाल युवा आबादी की, जिसे अक्सर जनसांख्यिकीय लाभांश या डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। पर हमारे हाथ जो विश्लेषण लगा है उसका शीर्षक ही सोचने पर मजबूर करता है। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, एक टिक टिक करता बम। बिल्कुल, ये शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। एक तरफ सोचिए, भारत के पास 35 साल से कम उम्र के 80 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। 80 करोड़, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्कफोर्स हुई। हाँ, जो देश को बहुत आगे ले जा सकती है। पर दूसरी तरफ यही विश्लेषण इसे टाइम बॉम्ब की तरह देख रहा है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पहेली को समझें। ये विश्लेषण कहता है कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, हाँ, और जो असल दुनिया में नौकरी के लिए स्किल्स चाहिए, उनके बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। और इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो इस गैप को और तेजी से चौड़ा कर रहा है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस चुनौती की जड़ तक जाना, इसके कारण समझना और ये देखना कि भारत के भविष्य के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। और ये समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये करोड़ों युवाओं के भविष्य का सवाल है। सही बात है। असल में विश्लेषण में काफी परेशान करने वाली बात सामने आई है कि हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकल तो रहे हैं, हाँ। पर उनमें से एक बड़ा हिस्सा या तो नौकरी के काबिल नहीं माना जाता या फिर उन्हें अपनी डिग्री से बहुत नीचे का काम करना पड़ रहा है। हम ठीक है, चलिए इस स्थिति को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले ये लाभांश वाली बात, ये डिविडेंड क्यों है? देखिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से जब किसी देश में काम करने वाली उम्र के लोग ज्यादा होते हैं, हाँ। और उन पर निर्भर लोग मतलब बच्चे और बूढ़े कम होते हैं, हाँ। तो विकास की जबरदस्त गुंजाइश बनती है। ज्यादा हाथ काम करने के लिए, कम लोग निर्भर। अच्छा। तो अगर इन युवाओं को सही हुनर, सही स्किल्स मिल जाएं, तो वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, खपत बढ़ा सकते हैं, अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार दे सकते हैं। यही है डिविडेंड का वादा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ये टाइम बॉम्ब वाली बात कहाँ से आ गई? ये डिविडेंड एक लायबिलिटी या खतरा कैसे बन सकता है? यहीं पर विश्लेषण का असली तर्क है। ये कहता है कि अगर ये इतनी बड़ी युवा आबादी सिर्फ शिक्षित है, मतलब डिग्री है उनके पास, हाँ, डिग्री तो है, पर वो प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है जिनकी आज के या आने वाले कल के जॉब मार्केट को जरूरत है, तो ये डिविडेंड एक बोझ बन जाता है। बोझ? हाँ, करोड़ों बेरोजगार या अंडर एम्प्लॉयड युवा, उनमें हताशा आएगी और यहीं से वो टाइम बॉम्ब वाला खतरा शुरू होता है। मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, बच्चे को अपने सीखने तक सीमित ना रखें क्योंकि वो दूसरे समय में पैदा हुआ था। वाह! ये बात आज कितनी सटीक लगती है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। क्या हम आज भी उसी ढर्रे पर पढ़ा रहे हैं जो शायद पिछली सदी के लिए ठीक था, जबकि दुनिया एआई के दौर में जा चुकी है? और एआई का जिक्र आते ही विश्लेषण इस मुद्दे को और भी गंभीरता से लेता है। ये साफ इशारा करता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बदलाव की रफ्तार से कदम नहीं मिला पा रही। बिल्कुल। स्कूलों कॉलेजों में सिलेबस बदलने में ही सालों लग जाते हैं। विश्लेषण कहता है औसतन 3 साल लगते हैं। 3 साल? हाँ, और दूसरी तरफ एआई है जो हर कुछ महीनों में, मतलब एक नई छलांग लगा रहा है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस बदलाव का स्केल और स्पीड, मतलब कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर यह हो रहा है। हाँ? वैश्विक स्तर पर देखें तो विश्लेषण के मुताबिक करीब 70% मौजूदा नौकरियां एआई से प्रभावित हो सकती हैं। 70%? हाँ, और कई कामों में तो 30% तक काम पूरी तरह ऑटोमेट हो सकता है। बाप रे! और मैकेंजी का भारत पर फोकस वाला आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। अनुमान है कि 2030 तक, मतलब अगले बस 5-6 साल में, हाँ। भारत की करीब 70% नौकरियों पर ऑटोमेशन का खतरा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत तेजी से आ रहा है। 70% भारतीय नौकरियों पर खतरा? ये आंकड़ा तो वाकई चिंताजनक है। लेकिन क्या एआई सिर्फ नौकरियां छीन ही रहा है या कुछ नई नौकरियां बनेंगी भी? हाँ, ये पहलू भी है। विश्लेषण में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का जिक्र है। उनका अनुमान है कि एआई और नई तकनीकें 2030 तक दुनिया भर में लगभग 17 करोड़ नई नौकरियां पैदा कर सकती हैं। 17 करोड़ नई नौकरियां?
ये तो अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन उसी दौरान करीब 9.2 करोड़ मौजूदा नौकरियां खत्म भी होंगी। ओह। तो नेट में तो नौकरियां बढ़ेंगी, पर यहाँ एक पेंच है। क्या पेंच है? पेंच ये है कि जो नौकरियां जाएंगी और जो नई नौकरियां आएंगी, अच्छा। उनके लिए जो स्किल्स चाहिए वो बिल्कुल अलग होंगी। मतलब आज का युवा जिस नौकरी के लिए पढ़ रहा है, हो सकता है कुछ साल बाद वो नौकरी रहे ही ना, या उसका रूप बिल्कुल बदल जाए। तो फिर लोगों को नए हुनर सिखाना, मतलब रीस्किलिंग और अपस्किलिंग, वो अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, वो एक राष्ट्रीय जरूरत बन गया है। और यहीं पर वो रोजगार योग्यता वाला संकट और गहराता है, जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। विश्लेषण कुछ आंकड़े देता है जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे पिछले दशक में 40 से 50% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। सोचिए, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। हाँ, जिन्हें हम अक्सर मानते हैं कि इनको तो नौकरी मिल ही जाती होगी, स्टेम ग्रेजुएट्स हैं। यही तो, ये स्थिति कितनी गंभीर है। और ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है। मर्सर मेटल ग्रेजुएट स्किल्स इंडेक्स 2025 का हवाला है विश्लेषण में। हाँ, जिसके अनुसार भारत में केवल 43% स्नातक ही असल में नौकरी के लिए तैयार पाए गए। सिर्फ 43%, मतलब आधे से ज्यादा। हाँ, आधे से ज्यादा ग्रेजुएट्स असल में जॉब रेडी हैं ही नहीं। ये आंकड़ा सिर्फ डिग्री के वैल्यू पर सवाल नहीं उठाता, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल है। तो एक तरफ इंडस्ट्री को लोग नहीं मिल रहे, दूसरी तरफ लाखों युवा डिग्री लेकर खाली बैठे हैं। ये अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल, विश्लेषण इसी को कहता है अत्यधिक साक्षर, शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवा। कंपनियां कहती हैं काम के लायक लोग नहीं मिलते, और युवा कहते हैं काम नहीं मिलता। हाँ, जो डिग्री देखकर नियोक्ता बुलाते हैं और जो स्किल उन्हें असल में चाहिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अब जाकर देर से ही सही, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के 61% लीडर्स भी ये मानने लगे हैं कि उनका सिलेबस नौकरी बाजार की जरूरतों से मेल नहीं खाता। अच्छा, अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। विश्लेषण कहता है कि इस प्रॉब्लम की जड़ें कॉलेज में नहीं, बल्कि स्कूल के दिनों में ही हैं। ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। हाँ, ये पहलू अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हम प्रॉब्लम का सल्यूशन हायर एजुकेशन में ढूंढते हैं, पर शायद नींव में ही कुछ कमी रह जाती है। मिंडलर करियर अवेयरनेस सर्वे 2022 का जिक्र है, और इसके नतीजे तो हैरान करने वाले हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि क्लास 8 से 12 के 93% छात्र सिर्फ 7 पारंपरिक करियर ऑप्शन के बारे में जानते हैं। सिर्फ 7? हाँ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, टीचर, बस वही गिने चुने। जबकि आज के समय में 20,000 से ज्यादा अलग अलग तरह के करियर विकल्प मौजूद हैं। 20,000? और बच्चों को पता सिर्फ 7 का है? हाँ, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि केवल 7% छात्रों को ही स्कूल में किसी तरह की फॉर्मल करियर गाइडेंस मिलती है। बस 7%? ये आंकड़े तो वाकई हमारी स्कूली शिक्षा की इफेक्टिवनेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चों को शुरू में ही पता नहीं होगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन से नए फील्ड्स आ रहे हैं, तो वो अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनेंगे? सही बात है। और नतीजा, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 बताती है कि 65% से ज्यादा छात्र ऐसी डिग्री चुन लेते हैं जो ना तो उनके इंटरेस्ट से मेल खाती है, ना उनकी क्षमता से। तो मतलब जागरूकता की कमी से शुरुआत हुई। हाँ, और वो फिर गलत डिग्री चॉइस की तरफ ले गई, और फिर बेरोजगारी। ये पूरी चेन है। समस्या की जड़ें वाकई बहुत गहरी हैं। एक और पहलू है तकनीक और मानसिकता के बीच का टकराव। आज का ज्यादातर छात्रों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है। हाँ, डिजिटल नेटिव्स हैं ये तो। सरकार भी स्कूलों में कंप्यूटर लैब, एआई लैब लगाने की बात कर रही है, लेकिन विश्लेषण कहता है कि पढ़ाई का तरीका वो अब भी पुराना है, परीक्षा केंद्रित, रटने पर आधारित। हाँ, इसे विश्लेषण ने बहुत अच्छे से कहा है, डिजिटल उपकरण, एनालॉग मानसिकता। डिजिटल उपकरण, एनालॉग मानसिकता। मतलब आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तो है, पर आप उसे पुराने ढर्रे से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे फरारी कार है, पर चला सिर्फ पहले गियर में रह रहे हैं। सही उदाहरण है। सिर्फ गैजेट्स दे देना काफी नहीं है, हमें पढ़ाने का तरीका, मतलब पेडागॉजी, और हमारे एजुकेशन का फोकस बदलना होगा। रट्टा मारकर परीक्षा पास करने पर जोर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करने पर और करियर के लिए तैयार होने पर जोर होना चाहिए। आजकल कई एडटेक प्लेटफॉर्म भी तो हैं जो ऑनलाइन कोर्स और स्किलिंग की बात करते हैं। उनका क्या रोल है? हाँ, उनका जिक्र भी है, लेकिन विश्लेषण उनकी प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाता है। अच्छा, क्यों? कई एडटेक प्लेटफॉर्म भी आखिर में घूम फिर कर परीक्षा की तैयारी
और रटने वाले पैटर्न पर ही फोकस करते दिखते हैं। और जो कोर्सेरा या उडेमी जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ, उनसे स्किल सर्टिफिकेट लेना अब उतना प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि वो बहुत कॉमन हो गए हैं और कई बार इंडस्ट्री उन्हें असली अनुभव का विकल्प नहीं मानती। काफी कोशिशें की हैं। स्किल इंडिया मिशन है, PMKVY है, PMKKJS, PMVY, संकल्प, इंटर्नशिप योजनाएं, लिस्ट तो लंबी है। लिस्ट तो काफी लंबी है और निश्चित रूप से प्रयास हुए हैं, योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन विश्लेषण का जो निष्कर्ष है वो थोड़ा निराशाजनक है। क्या कहता है विश्लेषण? वो बताता है कि जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था स्किल इंडिया मिशन, जिसका लक्ष्य 2022 तक 40 करोड़ लोगों को ट्रेन करना था, वो अपने टारगेट से कोसों दूर रह गया। ओह, इतना पीछे? हाँ, कई सिस्टमैटिक कमियां थीं, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन में चुनौतियां थीं। तो देखिए, योजनाओं की लंबी लिस्ट होना एक बात है और उनका असरदार होना दूसरी। बिल्कुल। तो अगर ये योजनाएं उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाई, तो फिर रास्ता क्या है? क्या ये विश्लेषण कोई समाधान बताता है? देखिए, समाधान किसी एक जादुई योजना में नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो विश्लेषण एक कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की बात करता है। समन्वित राष्ट्रीय रणनीति? हाँ, सिर्फ अलग-अलग मंत्रालयों की बिखरी हुई योजनाएं नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यापक रणनीति जिसमें सरकार, केंद्र और राज्य दोनों, पूरी इंडस्ट्री और सभी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, सब मिलकर काम करें। मतलब एक टीम एफर्ट। बिल्कुल। एजुकेशन को इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ना, सिलेबस को लगातार अपडेट करना, टीचर्स को ट्रेन करना, छात्रों को सही करियर गाइडेंस देना, ये एक साझा राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए। विश्लेषण में नीति आयोग, AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज और स्किल मिनिस्ट्री के बीच बातचीत का जिक्र है, जो शायद इसी दिशा में एक कदम हो, पर एक बिखराऊ अप्रोच इतने बड़े सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाएगा। और ये सब करने की जरूरत कितनी जल्दी है? क्या हमारे पास बहुत समय है? बिल्कुल नहीं, समय बहुत कम है। विश्लेषण साफ तौर पर इसे निर्णायक दशक कहता है। ये डिकेड बहुत क्रिटिकल है। निर्णायक दशक। हाँ, और चेतावनी भी दी गई है कि अगर हमने इस युवा शक्ति को सही दिशा, सही अवसर नहीं दिए, तो ये हताशा सामाजिक अशांति का रूप ले सकती है। सामाजिक अशांति? हाँ, विश्लेषण में 1990 के मंडल कमीशन के बाद हुए छात्र विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण दिया गया है। हाँ, मुझे याद है। कैसे नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतरा था, नागरिक अवज्ञा हुई, हिंसा हुई, पुलिस से झड़पें, संपत्ति का नुकसान और दुखद रूप से कुछ जानें भी गईं। ये उस विस्फोटक क्षमता की याद दिलाता है जो बेरोजगार और दिशाहीन युवाओं में हो सकती है। तो यही वो टिक टिक करता टाइम बॉम्ब है जिसका जिक्र शीर्षक में है। बिल्कुल। वर्ल्ड बैंक की इकोनॉमिक रिव्यू में छपे लैंड प्रिचट के एक मशहूर लेख का सवाल था, मतलब डिग्रियां तो बढ़ रही हैं, पर वैसा आर्थिक विकास या रोजगार क्यों नहीं दिख रहा? ये वही विरोधाभास है। तो ये भारत के लिए एक अहम मोड़ है, एक चौराहा है। या तो हम इस दशक में अपने युवाओं को AI और भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करेंगे, उन्हें वो स्किल देंगे जिनसे वे सफल हों, या फिर हम एक सुनहरा मौका गवा देंगे और शायद एक बड़े सामाजिक संकट को न्योता देंगे। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हम इसे समेटें तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती और एक बड़ा अवसर दोनों एक साथ खड़े हैं। हाँ। अपनी विशाल युवा आबादी का लाभांश पाने के लिए देश को तत्काल अपनी शिक्षा प्रणाली और भविष्य के जॉब मार्केट की मांगों के बीच की खाई को पाटना होगा। और इसमें AI के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल, वरना ये लाभांश एक बड़ी देनदारी में बदल सकता है। हाँ, लेकिन अंत में एक सकारात्मक नोट पर विश्लेषण ये भी कहता है कि ये समस्या ठीक की जा सकती है, ये लाइलाज नहीं है। अच्छा। रणनीतिक प्रयास चाहिए, एक ऐसा प्रयास जो सिर्फ डिग्री बांटने पर नहीं, बल्कि असली स्किल, भविष्य की तैयारी और सार्थक रोजगार पर केंद्रित हो। बिल्कुल। चलिए इसी विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। इस विश्लेषण और AI की तेज रफ्तार को ध्यान में रखते हुए वो कौन से सबसे जरूरी स्किल्स या सोच के तरीके, मतलब माइंडसेट शिफ्ट्स हैं, जिन्हें युवा भारतीयों को आज और अभी विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वे भविष्य में बेरोजगार या कम रोजगार वाले आंकड़ों का हिस्सा बनने से बच सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।